प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम समझेंगे ब्लड क्लॉटिंग। हम लोग का जो रक्त का थक्का जमता है वो कैसे जमता है, उसके लिए आवश्यक कारक क्या हैं। तो बिना समय गंवाए आए हम फटाफट इसको समझें। ब्लड क्लॉटिंग किसको कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग क्या क्या है? जब कटते हैं, फटते हैं, कभी भी हमारा कहीं टिश्यू कट जाता है, उत्तक कट जाता है, चमड़े छिल जाते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ रक्त के ऊपर उस जगह पर रक्त जमा हो जाता है, एक पपड़ी टाइप का संरचना बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रक्त का थक्का जमना। उसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ये कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन कारक हैं? तो पहले इसको जमने के लिए कौन कौन कारक हैं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन आवश्यक पदार्थ कौन है? तो जमने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या होना चाहिए हमारे पास शरीर में? वो सबसे पहले आवश्यक क्या क्या है? सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स होना चाहिए। अगर ब्लड प्लेटलेट्स, जैसे डेंगू वाले का कम हो जाता है, डेंगू बीमारी का नाम सुने होंगे, उसमें ब्लड प्लेटलेट्स घट जाता है, जिसके चलते उन लोग का इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, आंतरिक में ही अंदर ही खून बहने लगता है, तो उसको ब्लड प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। ब्लड प्लेटलेट्स किसको होते हैं? जैसे रक्त में आरबीसी पढ़े हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़े हैं, उसी तरह से उसमें प्लेटलेट्स होता है। जानते होंगे स्तनधारियों के शरीर में प्लेटलेट्स होता है। जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, उसे प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। इसकी संख्या कितना होती है? 2 लाख से 5 लाख प्रति सीसी ऑफ ब्लड, तो पर सीसी ऑफ ब्लड। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है ये हम लोग जिसको कहते हैं रक्त कणिका, या इसको कह सकते हैं हिंदी में कुछ इसका थ्रोम्बोसाइट अंग्रेजी में बोलते हैं, या रक्त बिंबाणु बोलते हैं इसको। तो इस तरह से कुछ हिंदी नाम है, लेकिन इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में प्लेटलेट्स ही बोलेंगे, यहाँ पर प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स हमारे आरबीसी की तरह ही एक रक्त है, और ये हम लोग के रक्त में पाया जाता है। ये इसको होना जरूरी है। दूसरा क्या होना जरूरी है? हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन होना जरूरी है। और वो प्रोटीन क्या है? जैसे अगर आवश्यक पदार्थ में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, जो ये हमारा पाया जाता है कहाँ पर? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाया जाता है प्लाज्मा में। ये प्रोटीन रहना शरीर में जरूरी है। उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन रहना जरूरी है। थ्रोम्बोप्लास्टिन भी एक प्रोटीन है, ये भी रहना जरूरी है। और थ्रोम्बिन है, ये भी एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में रहना, ये प्रोटीन है। ये क्या है? इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कोएगुलेंट प्रोटीन। इसका नाम है कोएगुलेंट प्रोटीन। मतलब अगर शॉर्ट में इसको हम ना बोलें तो कहें ब्लड प्लेटलेट्स रहना चाहिए और कोएगुलेंट प्रोटीन रहना चाहिए। माने कोएगुलेंट प्रोटीन उस प्रोटीन का नाम है जो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं कोएगुलेंट प्रोटीन। इसका विपरीत भी प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता, उस प्रोटीन का नाम होता है एंटीकोगुलेंट प्रोटीन। उसका नाम एंटीकोगुलेंट प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता। जैसे हेपारिन एक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है। तो वहाँ पर अभी हमको यहाँ कोगुलेंट प्रोटीन जरूरी है रक्त का थक्का जमने के लिए, ब्लड प्लेटलेट्स जरूरी है। तीसरा हम लोग को जरूरत होता है कैल्शियम शरीर में रहना जरूरी है। रक्त में कैल्शियम रहना जरूरी है। कैल्शियम आयन कहते हैं इसको। कैल्शियम नहीं रहेगा तो ब्लड प्लेट्स रह करके भी, फाइब्रिनोजन रह करके भी हमारा रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। कैल्शियम बड़ा हेल्प करता है, जैसे मांसपेशी का संकुचन में कैल्शियम सपोर्ट करता है, जरूरी होता है। उसी तरह से हमारे रक्त का थक्का जमने में भी कैल्शियम महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, एक लास्ट है इसका विटामिन के हम लोग के शरीर में रहना चाहिए। विटामिन के का क्या जरूरत है? डायरेक्ट तो रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रोल है इसका। इनडायरेक्ट रोल क्या है कि विटामिन के जो है ये प्रोथ्रोम्बिन, ये लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का बनता है। तो प्रोथ्रोम्बिन तभी बन पाता है जब शरीर में विटामिन के रहता है। विटामिन के रहता है तो प्रोथ्रोम्बिन बनता है, और प्रोथ्रोम्बिन से ही हमारा थ्रोम्बिन बनता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन से ही थ्रोम्बिन बनता है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। और लीवर में बनने के लिए क्या चाहिए? लीवर में बनने के लिए चाहिए हमको विटामिन के। तो विटामिन के नहीं रहेगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिर आपका ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। तो ये 4 पदार्थ आपके शरीर में जरूरी है। चलिए, ये तो हम लोग याद रखेंगे कि ये 4 पदार्थ रहेगा तब हमारा रक्त का थक्का जमेगा। कभी कभी पूछता है कि क्या क्या होना चाहिए, तो ये सब जरूरी। कोई एक रहेगा, कम हो जाएगा तो हमारा रक्त का थक्का नहीं जमेगा। आपको चारों का नाम एक जैसा याद रखना है, एक जैसा इंपॉर्टेंट है। कोई एक कमी रहेगा तो कभी कभी आता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो जवाब देंगे विटामिन के। किस धातु की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो जवाब देंगे कैल्शियम। किस प्रोटीन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो जवाब देंगे कोगुलेंट प्रोटीन। जैसे फाइब्रिनोजन रहेगा, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन रहेगा, जैसे थ्रोम्बिन रहेगा। और कहेगा किस रक्त की कमी से, किस प्रकार के रक्त के किस अवयव की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तब कहेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको चारों का क्वेश्चन बनता है। अब है
ये बनेगा कैसे, उस पर आते हैं सीधा कि हमारा प्रक्रिया क्या है। एक जटिल प्रक्रिया है, थोड़ा सा झंझट है प्रक्रिया में, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे हम लोग इसका। देखिए हम लोग 3 स्टेप में ब्लड प्लेटलेट जमता है। विधि क्या है जमने का, प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में आते हैं हम लोग। प्रोसेस या प्रक्रिया जो है सो 3 है। पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना, थ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना, भाई अंग्रेजी शब्द है प्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना। ये प्रोटीन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक प्रोटीन है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का बनना। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे बनता है, तो हम लोग देखते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से बनता है। जैसे ही आप कटते हैं, उसके कटने के स्थान से जो ऊतक डैमेज होता है, उस ऊतक के द्वारा, उस टिश्यू के माध्यम से एक प्रोटीन बनने लगता है, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये 2 जगह से बनता है। ये कटा हुआ ऊतक से बनता है, कटा हुआ ऊतक या क्षतिग्रस्त ऊतक कह सकते हैं, कटा हुआ ऊतक, एवं प्लेटलेट, प्लेट जो रक्त प्लेटलेट है, प्लेटलेट सभी बोले जो रक्त का जो थक्का जमाने वाला जो है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। तो प्लेटलेट्स जो है सो और कटा हुआ ऊतक, ये दोनों, पहला और दूसरा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। ये बनाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, यही बनाएंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का बनाने का काम है, ये दो भाग से बनता है, एक कटा हुआ ऊतक और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बनाता है, इसको कहते हैं फैक्टर 3 भी नाम से जाना जाता है। तो फैक्टर 3 कुछ नहीं है, या इसको प्लेटलेट्स या टिश्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो उसको मतलब ये है कि प्लेटलेट्स जो बनाता है उसका नाम एक अलग फैक्टर 3 के नाम से होता है, लेकिन है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और और जो टिश्यू जो कटता है, ऊतक जो कटता है, जो कहीं हम कटते फटते हैं, उस भाग से जो रिलीज होता है, उसका भी नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों मिलकर के बनाते हैं। ये पहला काम हो गया। दूसरा विधि क्या है, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, तो उसके बाद सबसे पहले अब इन लोग काम करता है थ्रोम्बिन बनाने का। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, थ्रोम्बिन का बनाना। तो थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन का बनना। थ्रोम्बिन कैसे बनेगा, थ्रोम्बिन कैसे बनता है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल जाता है किससे, कैल्शियम से मिल जाता है, कैल्शियम से मिल जाएगा, कैल्शियम आयन से मिल करके संयोग करता है। ये कैल्शियम आयन मिल करके संयोग करता है प्रोथ्रोम्बिन से। क्या किससे संयोग करता है, प्रोथ्रोम्बिन से। कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। यही एक शब्द आ रहा है, प्रोथ्रोम्बिन में बदल देता है। यहाँ पर याद रखना है कि प्रोथ्रोम्बिन भी एक प्रोटीन है और थ्रोम्बिन भी एक प्रोटीन है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन जो होता है सो ये सोया हुआ प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन है, जो काम अभी नहीं करता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोथ्रोम्बिन जो है पड़ा रहता है लेकिन काम नहीं करता, उस समय उसी प्रोटीन का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन जैसे ही कटता फटता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम तुरंत, थ्रोम्बोप्लास्टिन तो पहले था नहीं, कटने से बना, और कैल्शियम तो शरीर में है ही, तो ये दोनों मिल करके तुरंत संयोग करते हैं प्रोथ्रोम्बिन से। और जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव था, जो अक्रिय था, वो इसके संयोग होने के बाद तुरंत वो सक्रिय हो जाता है और थ्रोम्बिन बन जाता है। और थ्रोम्बिन बन जाता है तो थ्रोम्बिन जो है, जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा तो थ्रोम्बिन बनता है तो उसको काम पता है। जैसे थ्रोम्बिन बन गया तो वो तुरंत किसी से रिएक्शन करेगा, और किससे करता है, ये फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करता है। जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा तो फाइब्रिनोजेन से, ऐसे जब तक प्रोथ्रोम्बिन रहेगा तब तक फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब उसके बाद जो थ्रोम्बिन बन गया तो ये थ्रोम्बिन जो है से तुरंत फाइब्रिन बनाता है। कैसे बनाता है फाइब्रिन, तो फाइब्रिन बनाएगा कैसे, ये बनता है फाइब्रिन। फाइब्रिन एक विशेष करके बताएंगे फाइब्रिन क्या है, लेकिन देखिए थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन ये दोनों मिल करके बना देता है फाइब्रिन। फाइब्रिन कैसे बनेगा, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन दोनों संयोग करता है और बना देता है फाइब्रिन। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, फाइब्रिनोजेन क्या है, एक प्रोटीन है जो प्लाज्मा में रहता है। ब्लड का जो तरल भाग है उसका नाम प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा में घुला रहता है फाइब्रिनोजेन, ये घुला रहता है। लेकिन जैसे ही घुला प्रोटीन थ्रोम्बिन से रिएक्शन करेगा
तो ये अघुलनशील रेशा बना देता है, अघुलनशील रेशा बना देता है। और अघुलनशील रेशा का ही नाम है फाइब्रिन। और ये कैसा रेशा बनाता है भाई? तो इस तरह से रेशा बनाता है, लंबा 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 लंबा, और फिर ऐसे 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 ऐसे, जैसे तार की जाली होती है ना, एकदम ऐसे 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 ऐसे। अब ये तार की जाली में इस तरह से नेट बन जाता है। अब इसमें क्या है कि ये इसका नाम है फाइब्रिन, इसी का नाम है फाइब्रिन। ये क्या है? ये दरअसल थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन के बाद जो रेशा बनता है उसी का नाम है फाइब्रिन। ये रेशा, धागा, जाल इस तरह से बन जाता है। इसमें क्या है, अब ये इतना घना बन जाता है कि इसमें आरबीसी के कण निकल नहीं पाते हैं, आरबीसी के कण इसमें निकल नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं। इसमें अब आरबीसी के कण नहीं बह पाएंगे और इसमें फंसे रह जाएंगे। इसी का नाम है रक्त का थक्का जमना। बस ये ही कंप्लीट हो जाता है, रक्त का थक्का जमना। ठीक है, आसान है। पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा कटने फटने से, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से मिल करके जाके प्रोथ्रोम्बिन से रिएक्शन करेगा और प्रोथ्रोम्बिन को तुरंत बदल देगा थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिन से, फाइब्रिनोजेन से रिएक्शन करेगा और फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन मिल करके बना देगा फाइब्रिन, और फाइब्रिन जो है सो जाल बना देगा और उससे जाके आरबीसी फंस जाएंगे। बस हो गया रक्त का थक्का बंद और रक्त बहना बंद, और इसी को कहेंगे रक्त का थक्का जमना। ठीक है, अब ये रक्त का थक्का जमने में देखते होंगे ऊपर से रक्त का थक्का जम गया, ऊपर से पानी पीला रंग का बाहर आएगा। रक्त का थक्का जम गया लेकिन फिर भी देखिए थोड़ा पीला रंग का कुछ पदार्थ बाहर ऊपर पानी टाइप का आ रहा है। वो आरबीसी उसमें नहीं आएंगे, क्या आएंगे? पानी टाइप का। वो होता है सीरम, वही सीरम पदार्थ बाहर आ रहे हैं। ठीक है, सीरम बाहर आ जाएगा, लेकिन रक्त का जो आरबीसी वगैरह है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है और धीरे धीरे फिर लास्ट में सीरम भी आना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कुछ देर के बाद बंद होता है। तो इस प्रक्रिया में जो टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग टाइम या रक्त का थक्का जमने का काल। तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम में इस प्रक्रिया में बड़ी तेजी से रिएक्शन होता है और ये पूरा प्रक्रिया होने में मात्र 3 से 5 मिनट ही लगता है। किसी किसी का 3 मिनट, किसी किसी का 5 मिनट। तो ये इसको कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम पूछता है कभी कभी कितना होता है, तो 3 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट ये है, इतना देर में जम जाना चाहिए। ठीक है, ये बेहतर स्वास्थ्य के लिए बता है। अब हम लोग बहुत तेज़ी से इसमें कभी कभी एक चीज़ पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए तो ये सब हम बताए, लेकिन इसमें कारक कौन कौन है। तो कभी आपको पूछ दिया जाए कि कौन कौन कारक, कितने कारक हैं, तो याद रखना है कि इसमें 12 कारक होते हैं रक्त का थक्का जमने के लिए। 12 कारक हमारे रक्त में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और वो कारक जो होता है उसको कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या रक्त का थक्का जमने के कारक। तो ये कारक जो है इसको नाम दिया गया है, लेकिन हैं कितने? तो ये कारक हैं 12। कितने कारक हैं? रक्त का थक्का जमने के कारक कितने हैं? 12 कारक है, 12 कारक हैं रक्त का थक्का जमने के लिए। और इसका नाम कैसे है सो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, फैक्टर 1 ऐसी रोमन अंक से, दूसरा है फैक्टर 2 ऐसे ही हम बोल रहे हैं, तीसरा है फैक्टर 3, बस ऐसे ही रोमन अंक से याद करते रहिए, चौथा है फैक्टर 4, पांचवा है फैक्टर 5, छठा है फैक्टर 6 नहीं करना, यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लेना है, 7 है, स्टार मार्क दे दीजिएगा। लोग छठा मैंने 6 कर देगा तो नहीं है, छठा गायब है। सातवां है फैक्टर, अब सातवां हो गया तो क्या होगा? फैक्टर 8 हो जाएगा। आठवां में क्या हो जाएगा? फैक्टर 9 हो जाएगा, और 9वां में फैक्टर 10 हो जाएगा, और 10वां में फैक्टर 11 हो जाएगा, और 11वां में फैक्टर 12 हो जाएगा, और लास्ट जो फैक्टर 12वां फैक्टर है उसको कहेंगे फैक्टर 13। तो इस तरह से हमारा 13 गिनती में आएंगे 13, लेकिन ओरिजिनल गिनेंगे तो रहेगा 12। इसलिए फैक्टर कितने हैं? 12 कारक। इसका कुछ कुछ नाम भी है, अगर नाम आपसे अगर याद हो जाए तो हम तो कोशिश करते हैं, आपको यहाँ पर लिख देते हैं, याद रखेगा। फैक्टर 1 को हम लोग देखिए यहाँ पर एक है फाइब्रिनोजेन को कहा गया फैक्टर 1, फाइब्रिनोजेन को जो प्रोटीन है, और प्रोथ्रोम्बिन को कहा गया है फैक्टर 2। प्रोथ्रोम्बिन अभी हम बताए थे, प्रोथ्रोम्बिन को कहा गया फैक्टर 2। इसी तरह से थ्रोम्बोप्लास्टिन को कहा गया है फैक्टर 3, और इस तरह से कैल्शियम आयन को कहा गया है फैक्टर 4। फैक्टर 5 का नाम रखा गया है लेबाइल फैक्टर।
लेबाइल फैक्टर भी कहते हैं, ये किसी व्यक्ति के नाम पर है। फैक्टर 7 जो होता है इसको कहा गया है एस्टेबल फैक्टर। एस्टेबल फैक्टर देखिए कुछ नाम है ऐसे। फैक्टर 8 को कहा गया एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, ये एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर 9 को कहा गया क्रिसमस फैक्टर। क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 10 को कहा गया स्टुअर्ट फैक्टर। स्टुअर्ट फैक्टर, ठीक है। फैक्टर 11 को कहा गया है ये थोड़ा लंबा नाम है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ये थोड़ा लंबा नाम है, एंटीसीडेंट, या इसको कह सकते हैं, याद रख सकते हैं PTA। PTA ऐसे क्या है। 12वां का नाम है हेजमैन फैक्टर। हेजमैन फैक्टर। और लास्ट वाले का नाम है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, अंग्रेजी नाम है तो अंग्रेजी में ही बोलना नाम पड़ता है और ये आपको अंग्रेजी में ही जानना पड़ेगा। अभी ये देखिए, ये फैक्टर में हमको ये बताने का ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें काम वाला है वो बात करते हैं। जैसे देखिए ये तो ऊपर वाला 4 को तो है, मेनली जो याद रखना है, ये याद रखना है आपको फैक्टर 8, ये वाला फैक्टर 8वां, ये वाला इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछता है क्वेश्चन में कि ये पूछा क्या है कि एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर जो है इसी के कमी से जो हेमोफिलिया रोग होती है इसी के कमी से होता है। तो इसके कमी से क्या कौन रोग होता है? हेमोफिलिया रोग। याद रखिएगा, हेमोफिलिया रोग क्या रोग है? आनुवांशिक रोग है जिसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसके कमी से जिसके रक्त में ये नहीं रहता है एंटी, तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और नहीं जमेगा तो क्या होगा? खून 24 घंटा कट जाएगा, तो बहते रहेगा, और ये बड़ा लाइलाज बीमारी है। ये सबसे पहले विक्टोरिया रानी के बेटे में देखा गया था। तो विक्टोरिया रानी जो है ये इसका सबसे पहले कैरियर थी, इस रोग का कैरियर, सबसे पहला कैरियर कौन थी? विक्टोरिया रानी, जो देखा गया था। उसके बेटा को सबसे पहले ये देखा गया था रोग। जैसे यह रोग होता है सेक्स लिंक्ड डिजीज है, माने आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है। और यह रोग पुरुषों में ज़्यादा होता है, स्त्रियां इसका ज़्यादातर वाहक होती है। मतलब स्त्रियों से होगा लेकिन स्त्रियों में कम दिखाई देगा, पुरुषों में ज़्यादा दिखाई देगा। इसलिए बेटे को दिखाई दिया, माँ में ये वाहक थी, विक्टोरिया रानी वाहक थी, इसके बेटे को ये रोग हुआ था, समझे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आजकल राजघराने का रोग, क्योंकि राजा घर में सबसे पहले दिखा गया। अगर आपको ये रोग हुआ तो खुश होने की बात है, क्योंकि आप भी राजा घर के आदमी होंगे, इसका मतलब विक्टोरिया रानी से कोई संबंध रहा होगा आपका। चलिए खुश होने की बात है नहीं तो सर ये है। अच्छा, ये इसके बाद आपका जो बाकी सब फैक्टर है इसका कोई मतलब के लिए नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। के लिए ये याद रखना है कि फैक्टर 1 से 13 तक होता है और टोटल फैक्टर है 12। अब फिर ये सब आपका काम का चीज़ है जिसको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। और इसमें कभी कभी आपको पूछता है कि हमारा लीवर क्या करता है, जो रक्त का थक्का जमने में क्या सहायक है कि नहीं है। तो लीवर जो है बड़ा काम का है। एक संक्षेप में जान लीजिए कि आपका जो प्रोटीन जो बन रहा है कोगुलेंट प्रोटीन, वो लीवर में ही संश्लेषित होता है, इसलिए लीवर बड़ा काम करता है। लीवर में ही आपका प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? देखिए ये प्रोटीन जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। सो और फाइब्रिनोजन का संश्लेषण भी कहाँ होता है? फाइब्रिनोजन का संश्लेषण या सिंथेसिस लीवर में होता है। सिंथेसिस लीवर में होता है, ठीक है, लीवर में होता है इसलिए। और साथ में हेपारिन जो है, हेपारिन, हेपारिन का भी संश्लेषण लीवर में होता है। संश्लेषण मतलब बनना लीवर में होता है। तो लीवर जो है ये देखिए, हेपारिन क्या है? एक अलग प्रोटीन है। ये किसको कहते हैं? एंटीकोगुलेंट। याद रखेगा, एंटीकोगुलेंट माने ऐसा प्रोटीन जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता, उसको कहते हैं एंटीकोगुलेंट। अब इसके विषय में थोड़ा सा हम बता दें कि हेपारिन जो रहता है वो हमारे शरीर के रक्त शिरा या रक्त धमनी के अंदर पाया जाता है। इसीलिए ये ब्लड को जमने नहीं देता। ये हेपारिन अकेले सब पर भारी होता है। ये इसके उपस्थिति में कोई थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं बन पाएगा,
कोई प्रोथ्रोम्बिन काम नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करेगा जब हेपारिन है तो। इसलिए हेपारिन जो है ये रक्त का थक्का जमने नहीं देता है, क्योंकि वो मौजूद रहता है, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है, इसलिए हमारे धमनी में, सीरा में ब्लड नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही कट जाता है, जैसे ही हवा लग जाएगा इसके अंदर, तो जैसे ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा, हेपारिन इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह बनने लगते हैं, और हेपारिन काम करना बंद कर देगा और थ्रोम्बोप्लास्टिन अपना काम करना शुरू कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन काम करना शुरू कर देगा, थ्रोम्बिन में बन जाएगा, फिर फाइब्रिन बन जाएगा और फिर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जब अगर आपको रक्त का थक्का नहीं जमाना होता है तब हम हेपारिन डालते हैं, और रक्त का थक्का जमाना होता है तो हम कोगुलेंट प्रोटीन डालते हैं। अभी आपको एक और बात आएगी ध्यान में कि हम लोग ब्लड बैंक जाते हैं तो ब्लड बैंक वाला भी आप जानते हैं उसमें क्या करता है, या ब्लड या आप कभी कभी खून जाँच में देते हैं तो सोडियम ऑक्जिलेट या सोडियम साइट्रेट एक थोड़ा सा देखते हैं शीशी में थोड़ा सा डाल देता है सफ़ेद सा पाउडर, तो सोडियम ऑक्जिलेट या साइट्रेट सोडियम साइट्रेट रहता है या सोडियम ऑक्जिलेट रहता है, इसको डाल देता है, और ये क्या करता है, रक्त का कैल्शियम को अवशोषित कर लेता है, कैल्शियम से संजोग कर देता है, कैल्शियम को हटा देता है, कैल्शियम को हटा देता है मतलब कहीं नहीं ले जाता, उससे संजोग करके कैल्शियम ऑक्जिलेट वगैरह बना देगा, कैल्शियम हट जाएगा, उसमें कैल्शियम का फ्री नहीं रहेगा, और कैल्शियम नहीं रहेगा तो आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसीलिए हम लोग जब भी ब्लड जांच कराने जाते हैं तो देखते हैं उसमें थोड़ा सा कोई सफ़ेद पदार्थ डालता है, वही रहता है ऑक्जिलेट और साइट्रेट। ठीक है, आजकल अलग अलग केमिकल भी आ गया, ब्लड बैंक वाले CPD वगैरह भी डालते हैं, तो उस पर हम मैंने कहने का सेंस है कि अल्टीमेटली कैल्शियम को हटा करके हम रक्त के थक्का को जमने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ काम का चीज़ था, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। पसंद आया है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग को नमस्कार।